हेलो स्टूडेंट, मैं एमके सर। आज हम लोग कक्षा 10 गणित अंशाल पेपर 2025 का सेट नंबर 7वां को हल करेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि दो संख्याओं ए और बी का HCF 5 है और उनका एलसीएम 200 है, तब ए और बी का गुणनफल कितना होगा? ए और बी का गुणनफल कितना होगा? हमसे पूछा जा रहा है कि गुणनफल कितना होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पहली संख्या, यदि हमने मान लिया कि पहली संख्या हमारा, जिसे हम नाम रख देते हैं PX, यदि A है और दूसरी संख्या का नाम हमने रखा QX, जो कि हमें B प्राप्त है दिया है। आपसे कहा जा रहा है कि HCF बराबर 5 है, जबकि LCM बराबर आपको दिया है 200। तो आपसे पूछा जा रहा है कि A और B का गुणनफल होगा। चूँकि हमें ज्ञात है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस यानी एलसीएम गुणे HCF। तो पहली संख्या हमारे पास A है, जबकि दूसरी संख्या हमारे पास B है। एलसीएम 200 दे रखा है, जबकि HCF हमारे पास 5 है। गुणा करा लेंगे, 5 दूना 10। हमसे पूछा गया था कि A और B का जो गुणनफल होगा वह कितना प्राप्त होगा। तो A और B का गुणनफल कितना प्राप्त हो रहा है भाई? हाँ, आप देख पा रहे हैं कि 1000, यानी कौन सा विकल्प सही है? विकल्प नंबर B सही है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 है। हमसे कहा जा रहा है कि संख्या 4 करड़ी में 3, संख्या 4 करड़ी में 3 परिमेय है कि अपरिमेय है। आपसे पूछा जा रहा है पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, इनमें से कोई नहीं। हम जानते हैं कि यदि किसी भी संख्या को, यदि कोई पूर्णांक हो, किसी परिमेय संख्या के साथ योग करें, जोड़ करें या घटाना, गुणा, भाग कुछ भी करें, यदि करड़ी नहीं हटती है तो क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या। अर्थात यहाँ से करड़ी में 3 आपको देख पा रहे हैं कि करड़ी में 3 यहाँ पर उपस्थित है और हटने वाला नहीं है। अतः यह क्या होगा भाई? अपरिमेय होगा। क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पर हमारा विकल्प नंबर कौन सा सही है? C विकल्प हमारा सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 20-25 का एलसीएम 100 है, तो HCF ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? HCF ज्ञात करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्या दिया है कि 20 और 25 का, माना कि पहली संख्या जो है PX बराबर 20 और QX बराबर, दूसरी संख्या का नाम हमने दिया QX जो 25 है। LCM हमें ज्ञात है 100 दिया है और आपसे HCF पूछा जा रहा है क्वेश्चन मार्क। चूँकि हमें पूर्व से ज्ञात है कि जो हमारा फार्मूला होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। पहली संख्या 20 है, जबकि दूसरी संख्या 25 है। LCM आपके पास 100 है और आपसे HCF पूछा जा रहा है। तो 25 चौका कितना होता है? 100। और चूँकि गुणित में है तो आप दोनों साइड से डिवाइड कर सकते हैं, काट सकते हैं। अब इधर 4 से डिवाइड करेंगे, 4 पंजे 20, अर्थात जो आपका HCF आना है
जो आपका HCF आया हुआ है वह कितना आया हुआ है भाई 5। HCF आपका कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, आपका HCF 5 होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। HCF हमारा कितना हुआ 5। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आ चुके हैं सेम तरीका हल करने के। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। दिया है कि x² + 6 बराबर 1/10। तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ कुछ नहीं करना बेटा, सीधा सीधा तिर्यक गुणा कराइए। हाँ, 10 एक कम 10, इसका इधर करा देंगे तो हो जाएगा x² + 6। यहाँ ये प्लस इधर आना है तो क्या होगा माइनस, यानी ऋणात्मक हो जाएगा। धनात्मक है तो ऋणात्मक ना, पक्षांतर करने पर 10 में से 6 गया, कितना आया 4। अब जैसे इसका घात हटाएंगे तो सामने प्लस माइनस लग कर के, ये कंडीशनल है बेटा, हम विकल्प पे डिपेंड करेंगे कि विकल्प हमारा कैसा दिया है, प्लस माइनस में दिया है कि केवल प्लस में दिया है कि माइनस में दिया है। ओके, या आपका विकल्प आप देख पा रहे हैं कि 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। ठीक है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि प्लस माइनस करके दे रखा है, तो हमारा कौन सा विकल्प सही होगा, बी विकल्प सही होगा। यही चीज़ आपको इस प्रकार से भी दिया जा सकता है, यही चीज़ आपको इस प्रकार से भी विकल्प में दिया जा सकता है, तो घबराना नहीं है। यही चीज़ आपको इस प्रकार से भी, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, तो ध्यान में रखना है कि गलत नहीं करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है बेटा कि यदि समीकरण आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 ऊपर दिख रहा है कि नहीं, हिंदी आ रहा है? ओके, क्वेश्चन नंबर 5, समीकरण 2x² - 8x + c बराबर 0 के मूल कैसे हैं, बराबर हैं ना। तो मूल बराबर है तो भाई हम क्या करेंगे, बराबर की तुलना, जो व्यापक समीकरण है, जो व्यापक समीकरण है उससे कर लेंगे कि ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर x² का गुणांक 2 है, जबकि x का गुणांक -8 है, तथा c का जो है कि c ही दे रखा है। ओके, हाँ, c का c ही दे रखा है। आपसे c का मान भी पूछा जा रहा है। चूंकि आप लिखेंगे, चूंकि मूल कैसे है भाई, मूल बराबर है। अगर मूल बराबर है तब क्या करेंगे आप, क्या प्रतिबंध होता है भाई मूल बराबर होने का, b² = 4ac। तो ठीक है, b का मान आप देख पा रहे हैं -8 है, जबकि a का मान 2 है और c का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक, 8 × 64, किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्ग करने पर सदैव धनात्मक प्राप्त होता है। अब 4 दूना 8, अब यहाँ गुणित में है तो हम यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, 8 × 64, यानी कि हमें c का मान कितना प्राप्त हुआ, c का मान हमें प्राप्त हुआ है 8, जो कि हमारा विकल्प नंबर कौन सा सही है, डी विकल्प हमारा सही है, डी विकल्प हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि बहुपद x² - 3x + 5a का एक शून्यक 2 है, तो कह रहा है a का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है कि x बराबर है, तो x बराबर ना, x बराबर 2
रखने पर x बराबर क्या कर देना है 2 रख देना। जहाँ पर भी x होगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि ये जो 2 है इस परिवार का सदस्य है और ये x बराबर 2 यानी जो शून्यक हमारा 2 है अगर इस परिवार का यानी इस बहुपद का सदस्य है तो इसको क्या करेगा संतुष्ट करेगा। और संतुष्ट करने का क्या मतलब है कि बराबर में आपको क्या लिखना है 0 लिखना है। क्या लिखना है 0। ओके, तो 2 का कितना होगा वर्ग 4, 3 दूना 6 और 5a बराबर 0 यानी 0। तो 6 में से गया तो कितना आया 2 आया प्लस 5a बराबर 0। अब 2 को उधर पक्षांतर करेंगे, अचर राशि है तो आपका 2 प्राप्त हुआ और a बराबर 2/5। क्या कोई ऐसा विकल्प है कि जो 2/5 आया हो? विकल्प नंबर कौन सा सही है? C, 2/5 आपका आंसर आया हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब भी आपसे कहेगा कि शून्यक है तो तुरंत उठा करके आप बहुपद हो या समीकरण तुरंत रख दीजिए और वह समीकरण को संतुष्ट करेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुपद x² - 5x + 6 ना कि आपसे पूछ रहा है कि शून्यक आपसे पूछ रहा है। यदि आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो इसमें देख लीजिए कि इसको कैसे आप 10 सेकंड में तुरंत बता देंगे। मैंने आपको बता रखा था पिछले वाले वीडियो में कि अगर यहाँ पहले माइनस रहे और बाद में प्लस, अगर यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है तो दोनों ही आंसर कैसे होने वाले हैं धनात्मक आएंगे। दोनों आंसर कैसे होंगे धनात्मक होंगे। और खंड भी आप डायरेक्ट कर सकते थे। यहाँ पे क्या कर रहा है कि 6 को ऐसे 2 भागों में विभाजित करें कि यहाँ प्लस है तो जोड़ने पे 5 आए और गुणा करने पर 6 आना चाहिए। तो 3 और 2 कितना होगा 3 2 हाँ 3 होगा 3 और 2 3 2 5 और 3 दूना 6 यानी हमारा आंसर यानी जो हमारे शून्यक होंगे कितने होंगे 3 और 2 होंगे। और वैसे भी आप देख सकते थे, आप ऐसे भी देख सकते थे ये भी ऋणात्मक है नहीं होगा, ये भी ऋणात्मक है नहीं होगा, ये भी ऋणात्मक है नहीं होगा। ट्रिक द्वारा अगर यहाँ माइनस है तो वहाँ अगर यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है तो दोनों कैसे होंगे धनात्मक होंगे। और धनात्मक एक ही लिखा है दोनों ही, बाकी सब ऋणात्मक एक न एक ऋणात्मक लिखा है। तो ट्रिक द्वारा हम देखिए इसे 5 सेकंड में 10 सेकंड में तुरंत इसको हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, या तो आप बेसिक से पूरा हल करिए, जैसे आप बेसिक नियम से पूरा हल करते हैं तो भी आंसर इतना ही आना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। आपसे करा कि बिंदु -5, किस चतुर्थांश में है। तो सबसे पहले हम चतुर्थांश बना लेते हैं और देखते हैं। तो ये हमारा प्रथम होता है, ये द्वितीय होता है और ये तृतीय और ये चतुर्थ होता है। तो हम जानते हैं कि ये कौन सी दिशा है धनात्मक की है और ये भी कौन सी दिशा है धनात्मक। ये कौन सी है ऋणात्मक, ये भी कौन सी है ऋणात्मक। तो आप देख पा रहे हैं कि पहले x अक्ष और दूसरा क्या होता है y अक्ष, यानी पहले को भुज और दूसरे को कोटि कहते हैं। ये कितना मात्रक चलना है भाई 5 मात्रक, वो भी ऋण दिशा में। x अक्ष यहाँ पर है भाई, अब ये x अक्ष है और ये क्या है y अक्ष। ये x डैश हो गया, ये y डैश हो गया। ऋणात्मक दिशा में आए, चलिए भाई चल दिए ऋणात्मक दिशा में। अब कहाँ जाना है धनात्मक दिशा में जाना है। ये देख रहे हैं प्लस कहाँ है ऊपर की ओर है, तो प्लस ऊपर चले आए। तो ये कौन सा है देखिए माइनस, ये माइनस और फिर y वाला किधर है प्लस है तो प्लस की ओर चले गए ऊपर की ओर, ऊपर धनात्मक। तो कौन सा चतुर्थांश हुआ भाई द्वितीय हुआ। किसमें है देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा, कहाँ पे खड़े हैं हम द्वितीय चतुर्थांश में, जो कि हमारा विकल्प नंबर बी सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं कि किस प्रकार से दिया है। ये बार बार आ रहा है ये क्वेश्चन, इसको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है कि यदि वृत्त की त्रिज्या a है, ध्यान दीजिएगा वृत्त की त्रिज्या जो हमारा है वो त्रिज्या स्मॉल r बराबर इस समय a दे रखा है त्रिज्या है, तथा इसका एक चाप केंद्र पर थीटा कोण बनाता है, यानी कि कोण बराबर कितना है थीटा अंतरित करता है। तो चाप की लंबाई होगी, जो आप
जानते हैं, क्या जानते हैं कि चाप की लंबाई स्मॉल l बराबर आप जानते हैं पाई आर थीटा बटे में कितना जानते हैं 180 बटे में 180 होता है। ये चाप की लंबाई का फार्मूला है, परंतु यहाँ पे आपको थोड़ा सा घुमाया है। क्या घुमाया है भाई? आपसे जो है कि आर की जगह पे क्या दे रखा है, ए दिया है, और थीटा तो थीटा ही है, बटे में 180। यदि ऐसा कोई विकल्प नहीं मिलेगा तो देखिए कैसे मिल सकता है, या तो आपको ये मिलेगा ऑप्शन में, या तो थोड़ा सा आपको भ्रमित करता है, ऊपर 2 का गुणा और नीचे 2 का गुणा करा के लिखा होगा ना, ऊपर 2 का गुणा करा दिए और नीचे कराएंगे कितना होगा 360। तो कोई ऐसा विकल्प में है, ये क्या संभव है? बिल्कुल भी नहीं संभव है। ये हो ही नहीं सकता कि पाई ए थीटा बटा में 360 नहीं होता है भाई, चूँकि हमारा मेन वाला तो ये है मूल वाला, ये 2 पाई ए और थीटा बटा में 360 वही तो हमने लिख रखा है। क्या ये संभव है? बिल्कुल नहीं है। बटा में 2 है, 36 गुना 72 720 होगा, बिल्कुल नहीं हो सकता। ये देखिए स्क्वायर लगा हुआ है, तो क्या ये संभव है? बिल्कुल भी संभव नहीं है। ध्यान दीजिए, इसमें और इसमें विकल्प नंबर बी और डी में यही फर्क है, यहाँ पर आर स्क्वायर लिखा है यानी ए स्क्वायर है, जबकि यहाँ पर ए स्क्वायर नहीं है। और आप जानते हैं चाप वाले में स्क्वायर यानी त्रिज्या का स्क्वायर नहीं होता, पाई आर थीटा होता है। ओके, त्रिज्य खंड में होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में। तो आपको देखिए ये न देकर आपको केवल और केवल थोड़ा सा भ्रमित करेगा। क्या यही चीज़ आपको यहाँ पे है कि नहीं? अर्थात आपका विकल्प नंबर कौन सा सही है? बी विकल्प आपका सही है। तो बिल्कुल भी इधर उधर थोड़ा बहुत करके दे तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिए, थोड़ा सा भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं, दिख रहा है? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 बेटा करा है कि एक त्रिभुज ए बी सी है, तो चलिए त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी। एक त्रिभुज ए बी सी है और एक त्रिभुज डी ई एफ है, तो चलिए ए बी सी और यहाँ डी ई एफ, ये दोनों त्रिभुज हैं कैसे बेटा? जो त्रिभुज ए बी सी है ये बोला है कि समरूप त्रिभुज है। त्रिभुज डी ई एफ क्या है? समरूप। आप जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है और संगत कोण भी कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, संगत कोण। तो जैसा उसने बोला वैसा हमने लिख दिया। तो कोण ए बराबर बेटा दिया है 45 डिग्री यानी 45 अंश, और कोण ई बराबर कितना दे रखा है? 56 डिग्री, 56 अंश दे रखा है। तो आपसे पूछ रहा है कि कोण सी बराबर होगा कितना डिग्री होगा? कोण सी आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आप देखिए, अगर ये 45 डिग्री है और चूंकि ये कैसे भैया समरूप त्रिभुज है, तो ये भी कितना होगा? 45 ही होगा। ओके, 45 डिग्री। अब कोण ई कितना है? कोण ई है 56, कितना है बेटा? 56। तो कोण बी भी कितना होगा? 56 डिग्री ही होगा। अब किसी भी, चूंकि अब जानते हैं, अब हमें ये प्राप्त हो चुका है, तो चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 होता है। तो कोण ए हमारे पास कितना है? 45, और कोण बी हमारे पास 56 है, और प्लस कोण सी हमें ज्ञात करना है ऐसे ही। तो चलिए कोण सी बराबर, जब इन दोनों को जोड़कर घटाएंगे तो 6 5 11, पक्षांतर कर देते हैं, और 5 और 1 4 9 और 1 हासिल 10, 101। तो 180 में से 101 घटाएंगे, यहाँ उधार लिया 10 में से जाएगा तो 9 और बचा 7 में से यहाँ पे जो है कि 0 घटाएंगे तो कितना आएगा भाई? 7 ही आएगा। ठीक है, और 1 में से गया खत्म। तो कितना है भाई? 79 डिग्री आया। तो कोण सी आपसे जो पूछा था कि कोण सी का वैल्यू कितना होगा, तो कोण सी कितना आया बेटा? 79 डिग्री आया है, जो कि आपका विकल्प नंबर डी सही है। अगर ये 79 हो गया तो एफ भी कितना होगा? 79 ही होगा। अब आप जोड़कर देख सकते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होगा? 180। तो जोड़ेंगे तो 180 आएगा। तो इस प्रकार से आप समरूप त्रिभुज के प्रश्नों को हल कर सकते हैं, बहुत ईजी होते हैं। समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो संगत कोण भी कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। बहुत अच्छे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को
हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग अब सॉल्व करते हैं। इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, मैं दोनों ही तरीका आपको बता देता हूं। पहला तरीका फर्स्ट टाइप में बता देते हैं कि आपको दिया है कि cos a बराबर दिया है 5/13 दिया है और आपसे tan पूछा जा रहा है ना। क्या पूछा जा रहा है? tan पूछा जा रहा है कि tan a का क्या मान होगा। तो आप भली भांति जानते हैं कि चूंकि सेक ना सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है सामने 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है। 1 प्लस कितना होता है? tan स्क्वायर होता है। और सेक का अपोजिट ध्यान दीजिएगा, कास जो है यहाँ पर हम क्या निकाल सकते थे। अब देखिए यहाँ पर सेक है बेटा, तो इसी का उल्टा क्या होता है? कास का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। अगर मैं सेक का मान निकाल लूँ तो उलट जाएगा, ये ऊपर और ये क्या हो जाएगा? नीचे। बहुत आसानी से आप यहाँ पर रख दीजिए। तो 13 में सेक का मान कितना आया? 5। स्क्वायर लगाइए tan स्क्वायर। अब 13 का 169 होता है और 5 का 25। ये प्लस है तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा। अब tan स्क्वायर ए एलसीएम ले लीजिए, 169 और 25 से कम 25 और पूरे बटा में 25। इधर क्या हुआ? tan स्क्वायर ए। ओके, अब आगे हम जो है कि इसे सॉल्व कर सकते हैं इस प्रकार से। 169 में से 25 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 144 बचेगा। इसको हमने इधर लिख लिया इस साइड 144 और नीचे कितना हुआ है भाई? 25। कितना हुआ है? 25 बचा है। ओके, अब इसका जैसे ही हमने घात हटाना है, घात हटाएंगे बेटा कहाँ जाएगा? करड़ी में जाएगा। और आपने देखा कि यहाँ पर कोई भी प्लस माइनस करके नहीं दिया है। ओके, तो 144 का वर्गमूल 12 होता है जबकि 25 का 5। तो tan a का मान 12/5 क्या कहीं पर दिख रहा है? पहला ही विकल्प आपका सही है। tan a का मान 12/25 हमें प्राप्त हो रहा है। दूसरा तरीका आपके पास यह है कि आप समकोण त्रिभुज बनाइए, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हल कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से आप इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। तो कैसे, उसको भी आप देख लीजिए कि पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से आप इसी प्रश्न को कैसे हल कर सकते हैं। सबसे पहले इनका नाम लिखिए कि cos a बराबर क्या होता है? आधार बटा में कर्ण। एक समकोण त्रिभुज बनाइए फटाक से, ए बी सी नाम रख लीजिए अपने से। और यहाँ ध्यान रहे कि जो पूछा रहे, देखिए यहाँ पर एंगल क्या दे रखा है? ए, तो उसको हमेशा न्यून कोण पे रखना है, अर्थात 90 अंश से कम। या तो आप यहाँ रख सकते हैं या तो यहाँ, 90 अंश पे कभी नहीं रखना है। तो आधार, अब यहाँ से एंगल बन रहा है तो आधार यही रहेगा। आधार आपका कितना हो गया? 5 हो गया। और कर्ण कितना हो गया? 13। हाँ, कर्ण कितना हो गया? 13। अब ये लंब हो गया और ये आधार और ये कर्ण। ठीक, अब हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से फार्मूला लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, तो कर्ण हमें दिया है 13, 13 का वर्ग, ए से बी यानी आधार 5 और कर्ण हमारा थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया। कर्ण हमें AC जो है कि दे रखा है, अच्छा AC हमने रख दिया था, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया। हमें क्या निकालना? हमें BC ना, BC सही था ना? सही था, BC तो निकालना है। ओके, तो 169, ये 5 बचे 25, पक्षांतर कर लेंगे बेटा। 169 13 का वर्ग 5 का 25, पक्षांतर करेंगे माइनस हो जाएगा BC। यहाँ कितना बचेगा भाई? 144। जब इसका घात हटाएंगे तो कहाँ जाना है? इसको करड़ी में। तो BC बराबर कितना आया भाई? 12।
यानी कि जो लंब हमें है कितना प्राप्त हो गया 12। हमसे पूछा क्या गया है, tan का मान बताइए। तो tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है 12, लंब कितना है 12 और आधार कितना है 5। यहाँ भी देखिए वही आया था, वहाँ भी देखिए वही आया था, 12/5, 12/5। विकल्प नंबर पहला हमारा सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है कि cos थीटा बराबर 1। तो इस बार भी आपसे tan थीटा का ही मान पूछा जा रहा है। हाँ, इस बार कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। तो मैंने कहा कि सबसे आसान तरीका यही होगा, यदि आपको फार्मूला याद है तो आपको क्या करना है, इसका अपोजिट निकाल लेना है ना। चूंकि अगर tan पूछा है तो अपोजिट निकाल लीजिए, तो 1 का उल्टा 1 ही होगा। अब आप जानते हैं कि चूंकि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस क्या होता है tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा, तो सेक का मान आपने निकाल रखा है 1 का स्क्वायर कर दीजिए tan स्क्वायर थीटा। अब 1 का वर्ग 1 होगा, इधर प्लस इधर आएगा, क्या होगा 1 माइनस होगा। अब 1 में से क्या हो जाएगा 0। अब 0 को करड़ी में भेजेंगे तो क्या आना है भाई, 0 ही आना है। यानी कि हमारा विकल्प नंबर कौन सा सही है, हमारा विकल्प नंबर बी सही है। tan थीटा का मान कितना आने वाला है, 0 आने वाला है, 0 आने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13 आपको दिया है 2 tan 30 डिग्री यानी 30 अंश बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो हमें ज्ञात है कि tan 30 अंश का मान 1 बटा में करड़ी में 3 होता है। ऐसे नीचे भी 1 बटा करड़ी में 3, 2 घात है तो 2 घात लगा लेंगे। यहाँ पर गुणा कराएंगे भाई, 2 1 कम 2, यहाँ पे बटे में करड़ी में 3। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ 1 का वर्ग 1 होगा, जबकि करड़ी में 3 का क्या होगा 3। अब थोड़ा सा एक लाइन और यहाँ पे देखिए 3 1 कम 3, एलसीएम लेंगे 3 1 कम 3 और 1 4, 4 बटा कितना हो जाएगा 3। अब ये देखिए पहला चौथा एक साथ, दूसरा तीसरा एक साथ। अब देखिए 2 गुणे 3 बटे में 4 गुणे करड़ी में 3, तो यहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। ऊपर आप ऑप्शन पे डिपेंड करता है क्या ऑप्शन दे रखा है या नहीं इस प्रकार का। तो ये स्वतंत्र है, ये पूरा है और ये क्या है आधा है। तो आपको मैंने पहले ही ज्ञात करवा चुके हैं, हाँ पूर्व में बता चुके हैं, ये पूरा है और ये क्या है आधा। तो अब ये आधा से और ये पूरा कट जाएगा तो आधा बचेगा कि नहीं बचेगा, चाहे आप परमेयीकरण करके समझ सकते हैं। तो ऊपर क्या बचा करड़ी में 3 और नीचे कितना हुआ 2। ऐसा ही ऑप्शन में आपको पहला ही ऑप्शन में दिख रहा है कि करड़ी में 3/2 आया है, जबकि यहाँ पर जो बचा हुआ था इस कंडीशन में क्या बचा था 3 और नीचे 2 करड़ी में जो है कि 3 बचा हुआ था। तो ऐसा कहीं भी आपको ऑप्शन में नहीं दिख रहा था, इसलिए हमने थोड़ा सा आगे बढ़ाया। आप परमेयीकरण करिए और चाहे आप इस माध्यम से समझ लें कि ये पूरा और ये आधा कट जाएगा तो आधा बचेगा। ओके, अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है कि यदि tan अल्फा बराबर साइन अल्फा हो तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें फार्मूला ज्ञात है, अगर बेटा सामने साइन है तो इसको भी लगभग साइन के रूप में तोड़ लिया जाए। तो tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, यानी यहाँ पे अल्फा है तो अल्फा बोला जाएगा।
साइन अल्फा बटा में कास अल्फा। ओके, तो अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल हो गया, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे तिर्यक गुणा करा दिए, तो यानी कि कास अल्फा बराबर कितना हुआ 1। अब हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि कास अल्फा कितने डिग्री के लिए 1 होता है, तो कितने डिग्री का होता है 0। कास 0 डिग्री पर अल्फा का मान कितना होगा 1, तो अल्फा कास कैंसिल, यानी कि अल्फा का मान कितना आना है बेटा 0। विकल्प नंबर कौन सा सही है, विकल्प नंबर हमारा डी जो है कि सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है यदि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 6 सेमी है, वृत्त की जो त्रिज्या है, त्रिज्या जो स्मॉल r बराबर 6 सेमी दे रखा है। अब कह रहा है कि त्रिज्यखंड पर जो कोण है, यानी कि जो कोण थीटा है वह 60 डिग्री है, तो उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का चूंकि हम जानते हैं फार्मूला कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में कितना होता है 360। तो हम देख पा रहे हैं कि पाई का मान नहीं रखा गया, तो पाई का मान हम भी नहीं रखेंगे। ऑप्शन एक बार जरूर देख लेना है, पता चला आप इधर पाई का मान रख दिए और उधर रखा ही नहीं है, इसलिए ऑप्शन एक बार जरूर देखें। आर का मान आपके पास 6 है, 2 घात होने के कारण 2 बार लिखिए, और बटा में 360 तो है ही, और थीटा का मान कितना है 60 डिग्री। अब ये 0 से 0 काट देंगे और छछा का 6 आएगा, 1 6 से 1 6 कट जाएगा, कितना आया भाई। अब चूंकि क्षेत्रफल है तो क्या होगा सेमी स्क्वायर या वर्ग सेमी लिखा होगा, ठीक है, सेमी स्क्वायर लिखा है, ठीक है। तो कहाँ पर है भाई, विकल्प नंबर कौन सा सही है, विकल्प नंबर बी सही है हमारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, यदि ए सेमी भुजा के 2 घनों को, अब यहाँ पर 2 घनों को संलग्न करना चाहते हैं, 2 घनों को यहाँ पर मान लीजिए पहला घन हो गया और एक ये घन हो गया, इन दोनों को संलग्न मतलब जोड़ना चाहते हैं, और जबकि यहाँ पर प्रत्येक की साइड कितनी है भाई ए दिया है, प्रत्येक की साइड कितनी है ए सेमी है, प्रत्येक यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबका क्या दे रखा है ए सेमी है। अब इनको करा संलग्न करना चाहता है, यानी कि जोड़ देना चाहता है, और जैसे ही हमने इनको ऐड किया तो आप देख सकते हैं कि अगर ये है तो ये भी क्या होगा ए ही होगा, यानी जो हमारी, या तो आप इसे लंबाई समझ लीजिए या तो आप ऊंचाई समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या तो आप लंबाई समझिए या तो ऊंचाई समझ लीजिए। बाकी आप देख पा रहे हैं ये वाली और ये वाली बिल्कुल भी नहीं बदलने वाले हैं। ओके, यदि आपने देखा कि लंबाई चेंज हो गई तो आप ये समझ सकते हैं कि ऊंचाई वही रहेगी और चौड़ाई वही रहेगी। ओके, तो आप देख पाएंगे कि जो भुजा है हमारा दिया है स्मॉल ए। आगे पढ़ते हैं, अब क्या पूछ रहा है हमसे कि संलग्न फलकों को मिलाकर रखा जाए तो बनने वाले ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ कौन सा इस समय बन चुका है, इस समय ये घनाभ बन चुका है। जब आप 2 घनों को एक साथ जोड़ेंगे तो हमेशा क्या बनेगा घनाभ बनेगा, घन से क्या बन जाएगा घनाभ, क्योंकि घनाभ में जो है लंबाई चौड़ाई अलग अलग हो सकती हैं, परंतु घन में ऐसा नहीं हो सकता। घन की लंबाई चौड़ाई यानी तीनों भुजाएं कैसी होती हैं, हाँ, घन की कोरें बिल्कुल समान होती हैं। ओके, तो जब हम दो घनों को जोड़ेंगे तो वहाँ पर घन न रह करके क्या बन जाएगा घनाभ, ये बात हमें समझना है। तो इनडायरेक्ट रूप से हमसे क्या पूछा जा रहा है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप लिख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो A बराबर
आपको ज्ञात होगा फार्मूला 2LbBH प्लस HL। ओके, तो देखिए L भी हमारा, L को हमने क्या माना है भाई, देखिए यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना हो जाएगा बच्चों, ये यहाँ से यहाँ तक टोटल हमारा हो जाएगा 2A हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो L हमने मान रखा है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं 2A, जबकि B यानी कि जो चौड़ाई होगी हमारा A ही होगा, और यानी कि जो चौड़ाई है A ही होगा, ऊंचाई भी हमारा यहाँ पर A ही होगा, नहीं बदलेगा, जबकि जो हमने लंबाई है उसको बदल कर 2A कर लिया है। आप गुणा कराइए, गुणा कराएंगे तो A का A में होगा तो A स्क्वायर, यहाँ पर A का A में तो A स्क्वायर, यहाँ पे गुणा कराएंगे तो 2A स्क्वायर। आप देख पा रहे हैं कि वही चीज़ है, यहाँ पर एक बार, दो बार, यहाँ पर एक बार, यहाँ पर दो बार, कुल मिलाकर कितना हुआ 5 बार, और 5 दूना 10 A स्क्वायर। अब सेमी में है बेटा तो वर्ग सेमी, क्योंकि क्षेत्रफल है। क्या ऐसा कोई है ऑब्जेक्टिव में? बिल्कुल, आपके विकल्प में विकल्प नंबर सी आपका क्या है, बिल्कुल सही है। ओके, जब दो घनों को हम संलग्न करेंगे यानी मिलाएंगे उसको, तो एक भुजा जो है कि बढ़ जाएगी। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे माध्य पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, 16 तक हमने कंप्लीट कर लिया है, हमसे माध्य पूछा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि क्या अंतराल है, यहां तक दिख रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है, वहां पर क्वेश्चन दिख रहा है। ओके, सबसे पहले आपसे माध्य पूछा है, तो हम सारणी को लिख लेंगे, ड्रा करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल, क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल, और यहाँ पे क्या रहेगा बेटा, मध्यमान, मध्यमान जिसे हम x से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे हम लिखेंगे बारम्बारता जिसे हम स्मॉल f से दिखाते हैं, और यहाँ क्या रहेगा f गुणित्ते x। अंतराल हमें दिया है कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40। ओके, अब मध्यमान यानी कि जो मध्यमान अभी बाद में निकालते हैं, बारंबारता लिख लेते हैं। पहले कितना है, 4 है, 5 है, 4 है, 7 है। ओके, मध्यमान निकालने के लिए हमने पूर्व में ही बता चुके हैं कि सबसे पहले आप निम्न और उच्च को जोड़ दीजिए। निम्न पद और उच्च पद को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। निम्न सीमा और उच्च सीमा को, 10 और 0 10 होगा, और 10 में मध्य का मतलब ये होता है बीच वाला। बीच वाला कैसे प्राप्त होगा, 2 से भाग दे करके। तो 10 में जब 2 से भाग देंगे कितना आएगा, 5। आप जोड़कर 2 से भाग देते आइए, या सबसे आसान है, अंतराल कितने का चल रहा है, 10 का, तो आप सीधे से 10 10 जोड़ते चले आइए। तो 5 में 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 15। 15 में 10 जोड़ेंगे तो 25, और 25 में 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 35। गुणा करा दीजिए बच्चों, सामने दिख रहा है, 5 चौक 20, और 15 पचे 75, 25 चौका 100। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे, गुणा, 7 पचे 35 और 7 त्रिक 21, 21 और 3 24। अब हम जो है इसको ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं बारंबारता को और एफएक्स को। तो 9 9 4 13, 13 और 7 20, कितना हुआ, 20। यहाँ पे जोड़ते हैं 0 5 और 5 10 की 0, हंसी लगा 1 2 7 9 9 0 9 9 4 13 14, हंसी लगा 1 1 2 3 3 और 1 4, 440, 440 प्राप्त हुआ। अब हमें क्या करना है कि फार्मूला अप्लाई कर देना। चूंकि समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा fx बटा में n। आप यहाँ पर n भी लिखिए, या आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं सिग्मा f, क्योंकि योगफल को ही दिखाता है। हम यहाँ पर उसी चीज़ को n मान लेते हैं कि n टाइम्स आया हुआ है टोटल ऐड करने पर। ओके, तो ये लिखा रहे या ये दोनों ही सही हैं। तो fx का मान 440 बटा में 20। अब हम 0 0 से कैंसिल कर लेते हैं और 2 से डिवाइड करेंगे, कितना होगा,
2 दूना 4, 2 दूना 4, यानी कि जो हमारा माध्य आया है वह कितना होने वाला है, 22 होने वाला है, जो कि हमारा विकल्प नंबर कौन सा सही है, डी विकल्प हमारा सही है। ओके, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये हमारा 17 नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम 18 नंबर को हल करेंगे। 18 नंबर माध्यिका वर्ग होगा, निम्नलिखित सारणी का माध्यिका वर्ग होगा। सेम इसी प्रकार से इसे भी हम हल करेंगे। यहाँ पर हम 3 ही कॉलम बनाएंगे। इसमें हमारा रहेगा वर्ग अंतराल, यहाँ पर रहेगा बारंबारता, और यहाँ पर रहेगा संचयी बारंबारता। ओके, वर्ग अंतराल दिया है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20 और 20 से 25। ओके, बारंबारता दे रखा है 4, 6, 10, 6, 4। अब संचयी बारंबारता बनाने के लिए बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले इसे जैसे का तैसा राइट कर लीजिए, सेम, कोई परिवर्तन नहीं। उसके बाद हमेशा इस तरीके से तिरछा जोड़ते आइए। 6, 4, 10। अब 10 और 10 कितना होगा, 20, 20 6, 26, 26 और 4 कितना होगा, 30। ओके, 26 4 30। अब यहाँ पर हम इसे n से डिनोट करेंगे। इसको भी जोड़िए, ये भी 30 ही आएगा, क्योंकि हमने इसी को ऐड करके यहाँ पे लिखा है। जो यहाँ लास्ट में आएगा वही यहाँ भी आना चाहिए। 6 4 10, 20 और इधर 10 कितना हो जाएगा, टोटल 30। ओके, अब यहाँ पर हम एक छोटा सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, n/2। n/2 निकालेंगे, n का मान कितना है, 30, और भाग देंगे तो कितना आएगा, 15। कितना आएगा, 15। अब इसी 15 को आप देखिए कि किस संख्या के अंतर्गत आएगा। 4 के अंतर्गत 15 नहीं आएगा, क्योंकि 15 बड़ा है 4 से। 10 के अंतर्गत भी 15 नहीं आता है, क्योंकि 15 के पहले ही 10 आता है, 15 में नहीं आता है। ओके, लेकिन 20 से पहले 15 आता है, तो इसी के अंतर्गत हमारा 15 आएगा। तो हम देखेंगे ठीक सामने, हमसे पूछा है वर्ग पूछा है, तो ठीक सामने आ जाएंगे। और वर्ग हमारा इस तरीके से कितना है, 10 से 15। 20 के सामने वाला जो भी वर्ग अंतराल आएगा वही आपका वर्ग होगा, 10 से 15। विकल्प नंबर कौन सा सही है, पहला विकल्प हमारा सही है। 18 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आइए 2 क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा किसी अधिवर्ष में, जिसे आप लीप ईयर कहते हैं, अधिवर्ष का मतलब लीप ईयर, ओके, जिसमें कितने दिन होते हैं, 365 ना हो करके 366 दिन होते हैं। तो आपसे वही कह रहा कि 53 रविवार होने की प्रायिकता। आपको पूर्व से ज्ञात है कि एक वर्ष में 52 रविवार होते हैं। हाँ, एक वर्ष में 52 रविवार होते हैं और एक दिन शेष बच जाता है।
अगर वहाँ पर आपसे पूछा बिना लीप ईयर और लीप ईयर दोनों की मैं प्रायिकता बता देता हूँ आपको, ओके, दोनों के ही बताता हूँ, जब लीप ईयर होगा और नहीं होगा यानी अधिवर्ष। तो चूंकि आप सबसे पहले लिखिए कि अधिवर्ष में दिन, अधिवर्ष में दिन कितने होते हैं? 366। टोटल कितने होते हैं? 366 दिन होते हैं, ओके। और आपसे पूछ रहा है कि रविवार, आप जानते हैं कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं जिनमें से एक बार रविवार आता है, ओके। तो आपको क्या करना है? बस कुछ नहीं, बस 366 में आप डिवाइड करिए, भाग दे दीजिए। कितनी बार जाता है? तो 7 पचे 35। अब 6 में से 5 जाएगा तो 1 आ जाएगा और यहाँ पे ठीक, और उसके बाद 7 दूना 14। शेष फल कितना बचा? 2। शेष फल, ये तो 52 रविवार हो चुका है और 53वां रविवार आपसे पूछा है। ये जो 2 दिन बचा हुआ है, ये 2 दिन कुछ भी हो सकता है, ये 2 दिन कुछ भी हो सकता है। और टोटल कितना? 7। सप्ताह में ही लेंगे हम कि कितनी चीज़ें बन सकती हैं, ओके, टोटल कितनी प्रायिकताएं बन सकती हैं। तो जो शेष फल बचा है ऊपर और जो टोटल दिन होते हैं कितने होते हैं? 7, उसको कहाँ रखना है? नीचे। यही तो होता है प्रायिकता, कुल नीचे और जो आ सकता है ऊपर। इन्हीं दोनों दिनों में से टोटल कितने होते हैं? 7। अब 7 में जो दो दिन बच गए हैं, इन्हीं में से आपका कोई एक रविवार आ सकता है। चूंकि आपसे प्रायिकता पूछा है तो प्रायिकता मीन्स संभावना कि क्या हो सकती है, तो 2/7। कहीं दिख रहा है 2/7? हाँ, विकल्प नंबर कौन सा सही है? सी विकल्प सही है। यदि समझिए, यदि आपका यदि आपका यहाँ पे आप क्या लिखेंगे कि अतः 53 रविवार होने की प्रायिकता 2/7 होगी। अगर आपसे कहा होता लीप ईयर्स नहीं होता तब क्या होता भाई? लीप ईयर्स अगर नहीं होता तो कितने दिन होते? कितने होते भाई? 366 होते। अगर लीप ईयर्स नहीं होता, सॉरी, तो 365 होते। और 365 में जब भाग देंगे तो 7 पचे 35, यहाँ 7 दूना 14, 1 बचा। कितना बचा? 1। अगर लीप ईयर्स नहीं होता तब देखिए क्या होता। तब आपसे अगर प्रायिकता पूछा सोमवार, मंगलवार, रविवार, तो ये 1 ऊपर और टोटल कितने होते हैं सप्ताह में? 7 दिन। 7 में से एक बार आएगा, ओके। तो यहाँ पर 2 संभावनाएं थी जबकि यहाँ पर 1। अगर आपको लीप ईयर नहीं होता तब ये आंसर, और लीप ईयर है तो कौन सा? 2/7 वाला आंसर, ओके। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, ये बताने ऐसे ही बता देंगे आप। यदि एक घटना निश्चित है, आपको बताए हैं कि अगर घटना ही निश्चित है तो आंख बंद करिए और 1 को खोजिए। जहां पर प्रायिकता ही नहीं है, जहां पर संभावना ही नहीं है, उसकी प्रायिकता कितनी होती है? 1। पूर्व में ही आपको बताया जा चुका है कि वृत्त की परिधि 2πr, ओके, और बेलन का आयतन πr²h। तो जहां पर कोई संभावना ना हो ना। थैंक यू सो मच। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।